नेक्स्ट बच्चों, आज अपन को स्टार्ट करना चाहिए लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर ये फोर्स लगता है। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। ऐसे ही यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और यदि उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी फोर्स लगता है, उसको भी अपन बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। ये दोनों ही बच्चों होते हैं लॉरेंट फोर्स। When charge particle enters in a magnetic field or current carrying conductor placed in magnetic field, then the force experienced by a charge particle or current carrying conductor is called लॉरेंट फोर्स। पर अब बच्चों यदि ये लॉरेंट फोर्स मैंने बताया दोनों पर होता है, तो अपन दोनों को सेपरेट सेपरेट स्टडी करेंगे। सेपरेट सेपरेट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं लॉरेंट फोर्स on moving charge particle in magnetic field. Lorentz force on moving charge particle in magnetic field. ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक इसमें से वर्टिकल प्लेन है और एक इसमें से हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना बोर्ड पर, तो ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब आपने एक मैग्नेट का यहाँ पर क्या रखा हुआ है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर मैग्नेट का क्या रखा हुआ है, साउथ पोल। पर ऐसा बनाते नहीं है, ऐसा बस शो करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, और इसमें मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरीके से इंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल बनाकर, सपोज थीटा एंगल विथ v वेलोसिटी, तो इस पर फोर्स लगता है ऐसा वर्टिकल प्लेन में। इस वर्टिकल प्लेन में जो फोर्स लगता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। लॉरेंट फोर्स F, it is directly proportional to Q। मतलब यदि कोई पार्टिकल इंटर कर रहा है और यदि उस पर चार्ज Q है, तो उस पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है F। कोई सेकंड पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, उस पर डबल चार्ज, डबल फोर्स लगेगा। F, it is directly proportional to Q। Second, F is directly proportional to V। जितनी हाई वेलोसिटी से इंटर करेगा
उतना ज्यादा लॉरिंग फोर्स लगेगा। थर्ड, F is directly proportional to B. What is B? Magnitude of magnetic field. And fourth, directly proportional to sin theta. What is theta? Angle between the direction of magnetic field and direction of motion of charged particle. जितना ज्यादा एंगल बनेगा उतना साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये जो लॉरेंट फोर्स पार्टिकल पर लगता है, चार्ज पार्टिकल पर, when charged particle enters in a magnetic field, then it experiences force which is called Lorentz force. This Lorentz force is depends on the charge, on the magnitude of charge. It is directly proportional to Q. F is directly proportional to Q. Second, it is depends on the velocity of a charged particle. F, it is directly proportional to B. This Lorentz force is depends on magnetic field. That is, F is directly proportional to B. And this Lorentz force is depends on angle between the direction of magnetic field and motion of charged particle. यदि इन सबको हम कंबाइन करते हैं बच्चों, तो F is directly proportional to Q into V into B into sin theta. लॉरेंट फोर्स है, आप FL लिख सकते हो, FL। प्रैक्टिकली देखा गया है जो फोर्स लगता है वो इन सब को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आती है एग्जैक्ट उसी वैल्यू के इक्वल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इक्वल करते हैं तो मान लीजिए कांस्टेंट की Q V B sin थीटा, क्योंकि कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपको हटाना है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली देखा गया सीरियस और एसआई दोनों ही सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जो लॉरेंट फोर्स है वो एग्जैक्टली Q into V into B into sin थीटा इसके इक्वल होता है। यदि हम चार्ज की वैल्यू, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और sin थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी प्रोडक्ट आएगा एग्जैक्ट वैल्यू मैच करती है उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले लॉरेंट फोर्स के। तो बच्चों ये है एक्चुअली में लॉरेंट फोर्स। और यदि अपन बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स ऐसा लग रहा है। तो अभी तक ऐसा ऐसा अपन कर रहे हैं, पर एक्चुअल में फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे उसके लिए रूल्स है, वो रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। रूल्स मतलब जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा या कोई वायर, क्योंकि यही रूल आगे भी लगेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर लॉरेंट फोर्स लगेगा, तो किस डायरेक्शन में लगेगा वो पता करने के लिए कुछ रूल्स हैं वो हमको फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने आपको हेडिंग दी है रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। उसमें से फर्स्ट रूल है राइट हैंड palm rule and second Fleming's left hand rule। ये 2 रूल्स है जिनसे हम लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। अब इसमें से मैंने बोला फर्स्ट राइट हैंड पाम रूल, राइट लेफ्ट नहीं, मेमोरी में आप डाल लीजिए।
ये राइट हैंड पाम रूल ऐसा रूल है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता करते थे और इसी से आप लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन भी पता करते हैं। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन बनता है, by which rule we can find the direction of magnetic field as well as direction of Lorentz force। फिर 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसका करेक्ट आंसर रहेगा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ऐसा रूल है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं और इसी से आप लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए मैंने आपको 3 रूल बताए थे। उसमें से फर्स्ट बताया था एम्पियर स्विमिंग रूल, सेकंड मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल और थर्ड बताया था राइट हैंड पाम रूल। अब ये जो राइट हैंड पाम रूल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता किया जाता है तो आपके प्रीवियस वीडियोस में है। मैंने आपको बताया था कि आप राइट हैंड पाम को ओपन रखिए ऐसा कि थंब और फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इसमें से थंब को रखना करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना उस पॉइंट की तरफ जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो उस पर पर्टिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू ओपन पाम। ये था आपका राइट हैंड रूल। What is right hand palm rule for the direction of magnetic field? If in right hand palm is open, such as its thumb and fingers are placed mutually perpendicular, thumb placed along the direction of current and fingers towards the point where we have to find the direction of magnetic field, then the direction of magnetic field at the given point is perpendicular to open palm। ये था। यहां पर बच्चों लॉरेंट फोर्स पता करने के लिए भी आपको राइट हैंड पाम को ओपन रखना है, फिंगर्स को और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिंगर्स को रखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को रखना है आपको चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो ओपन पाम के परपेंडिकुलर लगेगा, बिल्कुल ऐसा। देखो आप फिंगर्स देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को देखो चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, तो फोर्स अपवर्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, इमेजिन करो यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है, यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और इसमें ये कोई चार्ज पार्टिकल है, चौक इस टाइप से, मान लीजिए कोई चार्ज है आपके पास और वो ऐसा इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल बना रहा है। आप राइट हैंड पाम को ओपन रखो, थंब को रखो चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो लगेगा वो इस ओपन पाम के परपेंडिकुलर लगेगा। तो व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल? According to right hand palm rule, if right hand palm is open such as its thumb and fingers are placed mutually perpendicular, and if fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicate the direction of motion of charged particle, then the direction of Lorentz force is given by perpendicular to open palm. This is right hand palm rule. तो आप बच्चों इससे लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। सेकेंड रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
अभी बच्चों आगे चलकर इंड्यूस करंट जो है ऐसा कुछ टॉपिक आएगा और उसका डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है। तो अभी तो ठीक है, तुरंत तुरंत में आप पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आप बोल देंगे लेफ्ट हैंड रूल से लॉरेंज और राइट हैंड रूल से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। लेकिन जब मैं कुछ समय बीत जाएगा और आप फिर भूल जाते हैं सर ने कौन सा रूल किस चीज को पता करने के लिए बताया था, पता चला एग्जाम में आया तो आपको याद ही नहीं आ रहा है। वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आया द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स कैन बी फाइंड बाय तो फर्स्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सेकंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थर्ड लेंस लॉ, ऐसा आगे है, फोर्थ एम्पियर स्विमिंग रूल। तो आपको पता है कि भाई इसमें से एम्पियर स्विमिंग रूल तो नहीं है और आपको ये भी पता है लेंस लॉ भी नहीं है। अब फ्लेमिंग में से कोई एक आंसर करेक्ट है, या तो लेफ्ट या राइट, अब याद ही नहीं आ रहा। तो याद रखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट एल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, लेफ्ट से लॉरेंज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। एल लॉरेंज में भी एल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो लेफ्ट हैंड रूल सिंपल है बच्चों, लेफ्ट हैंड, इसमें थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखिए। ये थंब, फोर फिंगर, ये सेंटर फिंगर, इन तीनों को ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड रूल, राइट नहीं, आंसर गलत आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स में अपन को जरूरत पड़ती है, अभी आगे डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी। यदि आपने राइट हैंड रूल यूज कर लिया सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं आएगा। तो थंब अभी मत करो, अभी मुझे मालूम है तुम लोग कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ ऐसे 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 कर, अभी पहले समझ लो उसके बाद करना। भाई इसके बाद वीडियो मिल जाएगा ना, फिर आराम से बैठ के करना, देख के एक बार दिमाग में बिठा लो पहले। तो देखो लेफ्ट हैंड रूल में थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, ये तीनों को परपेंडिकुलर रखो। फोर फिंगर को आपको रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, सेंटर फिंगर को रखना है चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में। और इसी से एक्चुअली में वो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, वायर, उसमें जब करंट फ्लो करता है तो इसी को अपन करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, सेंटर फिंगर को। तो ये जो थंब है वो बताता है फोर्स का डायरेक्शन। According to Fleming's left hand rule, if in left hand thumb, forefinger and center finger are placed mutually perpendicular, such as forefinger indicate the direction of magnetic field, center finger indicate the direction of current through the conductor or the direction of motion of charge particle, then the direction of Lorentz force is given by thumb, thumb के डायरेक्शन। अरे भाई ये थंब, ये फोर फिंगर और ये सेंटर फिंगर, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, इसको क्या बोलना है? ए, इसको बी और इसको सी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब करंट का डायरेक्शन, करंट सी। ये बी, ये सी, तो बाकी बचा हुआ ए। ये क्या बताएगा? फोर्स। चढ़ाते हो ना, खेलते हो जब किसी को हरा देते तो ऐसा करके चढ़ाते हो, हरा दिया, वहां अपने थंब से क्या बताते हो? फोर्स, अपनी ताकत। तो ए बी सी, बी क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड, सी क्या बताएगा? करंट का डायरेक्शन, या फिर
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी याद रखो, कौन सा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज। मैंने नेगेटिव वर्ड यूज किया क्या? नहीं। जब तक मैं नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिंपल चार्ज बोलूंगा, मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यदि ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सेंटर फिंगर इसके डायरेक्शन में है, फोर्स ऐसा अपवर्ड लगेगा। मतलब कोई अल्फा पार्टिकल है, अब अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, उस पर फोर्स अपवर्ड लगेगा। इसी की जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा यदि नेगेटिव चार्ज, वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बनाकर, आपने ऐसा रखा है, अब फोर्स अपवर्ड नहीं लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, उस डायरेक्शन में यदि नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पर डाउनवर्ड। तो इसलिए चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये जो लॉरेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी पता कर सकते हैं। दोनों में से अपन कुछ भी यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस जब करेंगे ना, तो हमको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सब चीजें सेट करना चालू कर लो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए 3 रूल बताए थे मैंने, एम्पियर स्विमिंग रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल और थर्ड राइट हैंड पाम रूल। लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए 2 रूल बता रहा हूँ, राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड पाम रूल, इसमें आपको थंब और फिंगर्स इनको परपेंडिकुलर रखना है, इसको रखना है फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को रखना है चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, या करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में। तो जो लॉरेंट फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू ओपन पाम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको थंब लेना है, फोर फिंगर लेना और सेंटर फिंगर। तो इसमें से थंब को A और फोर फिंगर को B और इसको C। B का मतलब फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर को आपको करंट के डायरेक्शन में या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में। तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। तो मैंने थोड़ा सा रुक गया हूं, आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ये लॉरेंट फोर्स FL is equal to 2VB sin theta। अब स्पेशल केसेस, तो फर्स्ट बच्चों समझो, यदि मान लीजिए सपोज यहां पर मैं बोलूंगा if V is equal to 0 तो FL is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखा है, रेस्ट में है, और यदि रेस्ट चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लॉरेंट फोर्स नहीं लगेगा। लॉरेंट फोर्स किन पर लगता है? ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करना जरूरी है। यदि आप केवल मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल रख दें, यहाँ साउथ पोल रख दें और एक बीच में एक बॉल को रख दें जिस पर चार्ज है, और आप सोचोगे अब उस पर लॉरेंट फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। लॉरेंट फोर्स करने के लिए उस बॉल को भी आपको लुढ़काना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाकर तब उस पर फोर्स लगेगा। तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल पर यदि कोई रेस्ट चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर लॉरेंट फोर्स नहीं लगता। लॉरेंट फोर्स लगने के लिए जो चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करना जरूरी है। लॉरेंट फोर्स हमेशा लगता है केवल उन पर मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड बच्चों, if थीटा इज इक्वल टू 0, आप सबको पता है sin 0 इज इक्वल टू 0।
फिर से फोर्स की वैल्यू 0, लॉरेंट फोर्स। अब आप बोलोगे सर चार्ज पार्टिकल अब मोशन कर रहा है तब भी फोर्स नहीं लग रहा। भाई आपने यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख दिया, यहाँ साउथ पोल कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बॉल को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लुढ़का रहे हो। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मोशन यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा तो कोई एंगल नहीं बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब जो आपका चार्ज पार्टिकल वो मोशन कर तो रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर रहा है, अभी भी फोर्स नहीं लगेगा। अब भले ही वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है लेकिन चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है, इसलिए लॉरेंट फोर्स नहीं लगेगा। लॉरेंट फोर्स लगने के लिए जरूरी है कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है, मोशन तो कर रहा है, पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, if theta is equal to 90, मतलब अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन तो कर रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में sin 90 इज इक्वल टू 1। भाई ये sin 90 की वैल्यू 1 होती है और ये 1 sin की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। आप यहाँ पर यदि मैक्सिमम वैल्यू को रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी तो मैक्सिमम आएगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू V इंटू B। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू V इंटू B। अच्छा बच्चों यहाँ पर चलो ठीक है, लॉरेंट फोर्स लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, तो फिर क्या होगा जरा देखते हैं अपन। देखो अब आना आपको और ज्यादा समझ में आना चालू हो जाएगा। ये जो मैंने थीटा 90 बोला है, अब मैंने ये बनाया है क्रॉस, बोर्ड पर क्रॉस बना रहा हूं। ये मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप लोग कॉपी में नोट करोगे, तो यही आपका कॉपी में बनेगा कि ये क्रॉस कुछ बता रहा है। रवनीत ये क्रॉस क्या बता रहा है? फास्ट फास्ट यदि आंसर दे रहे हो तो ठीक, नहीं दे रहे हो तो बोले सर नहीं पता। सार्थक, magnetic field is going inside the board. राइट। इसको आप अपनी कॉपी के हिसाब से क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। जो लोग ये जवाब दे रहे हैं वेरी गुड, इसका मतलब कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है? बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब आपके कॉपी के पेज के ऊपर रखा हुआ मैग्नेट का नॉर्थ पोल और कॉपी के पेज के नीचे रखा हुआ मैग्नेट का साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जा रही है? डाउनवर्ड, नॉट टू साउथ। लेकिन जैसा मैंने बोर्ड पर डायग्राम बना दिया है, उस बेसिस पर यदि मैं बोलूं तो यहां पर मुझे बोलना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? बिहाइंड द बोर्ड, बिहाइंड द बोर्ड। वैसे प्रैक्टिकली बोलना पड़ता है इसको मैग्नेटिक फील्ड बिलो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, पर समझाने के लिए मैं बोलना पड़ेगा मुझे यहाँ पर बिहाइंड द बोर्ड। मतलब बोर्ड के सामने रखा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और बोर्ड के पीछे रखा हुआ मैग्नेट का साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां मूव करती? नॉर्थ टू साउथ। तो कहां एंटर करेंगी? बोर्ड की तरफ जाएंगी। मतलब कहां जाएंगी? बिहाइंड द बोर्ड, ऐसा। अब इसमें ये ऐसा चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है,
बॉल है, आपने थ्रो कर दी है, बॉल को थ्रो कर दिया इसे, नो डाउट ये डायरेक्शन किसका है, वेलोसिटी का है, चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है, और कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये ऐसा मूव कर रहा है तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, लॉरेंट फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा निकाल सकते हो आप, राइट हैंड रूल लगाओ, फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्स, पूरी फिंगर अंदर की तरफ, थंब को चार्ज पार्टिकल के मोशन की तरफ लगा ऐसा, पाम किस तरफ ओपन हो रहा है, अपवर्ड, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लॉरेंट फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर कर रहा है तो फोर्स ऐसा लगेगा, तो ये ऐसा जाएगा, इसका रास्ता बदल जाएगा। भाई बॉल जा रही है, आप फोर्स लगा दोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा ना। फिर से यदि मैं इसी को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालता तो ए बी सी, फोर फिंगर को कैसे रखता, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर को कहां रखता, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, फोर्स कैसे लगता, अपवर्ड। इस फोर्स की वजह से ये यहां पहुंच गया। अब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फिर निकाल के देख लो आप, फिंगर को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को रखोगे इस चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, पाम को देखो आप किस तरफ ओपन हो रहा है, इस तरफ, मतलब अब इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा ऐसा, और इस फोर्स की वजह से फिर इसका रास्ता बदल देगा और ये ऐसा आ रहा है, यहां आ गया। अब जरा सोचो फोर्स किस तरफ लगेगा, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, थंब किस तरफ है, मोशन के डायरेक्शन में, पाम देखो किस तरफ ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड, मतलब इसका फोर्स अब इस तरफ लगेगा। कुल मिलाकर ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसको यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करवाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं निकल पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में ही रिवॉल्व करने लग जाएगा, और इसको जो लॉरेंट फोर्स लगेगा वो एक पॉइंट की तरफ लगने लगेगा, एक पॉइंट को कंसंट्रेट कर लेगा जो कि उस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने लगेगा। सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसको रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी भी कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसको रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ के ऊपर सन क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये आपको खींच रहा है, मतलब आपको खींचकर कहां चला जाना चाहिए, सन पर। लेकिन अरबों साल हो गए ऐसा नहीं है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है। क्यों रिवॉल्व कर रही है, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ये पूरा कन्वर्ट हो गया रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व करती है उसमें रिवॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज कितना चाहिए, 10 न्यूटन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स बचा नहीं अट्रैक्ट करने वाला, इसलिए अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, सन की तरफ नहीं गई है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने बनाया, ग्रेविटेशनल फोर्स। एटम में क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पर। इन इलेक्ट्रॉन को पर न्यूक्लियस क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से।
इलेक्ट्रॉन को खींचकर कहाँ जाना चाहिए, न्यूक्लियस पर ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में, इसलिए रिवॉल्व करता रहता है। वैसा ही यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व कर रहा है उसको भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, लॉरेंज फोर्स। यहाँ पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, लॉरेंज फोर्स। मतलब मैं पहले वर्ड्स में लिख दूं तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू Fn, पूरा लॉरेंज फोर्स कन्वर्ट हो गया रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगता है, रिवॉल्विंग बॉडी पर। रिवॉल्विंग बॉडी क्या है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, कितना लगेगा इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम लोग को पता है हाफ mv स्क्वायर बाय r। कभी कभी ब्रेन लॉक हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, और लॉरेंज फोर्स क्या होता है, q इंटू v इंटू b इंटू साइन 90। साइन 90 क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कर रहा था, थीटा 90। अब यहाँ पर v की वैल्यू कैंसिल हो गई, एक भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब mv अपॉन qv इज इक्वल टू r। यदि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है तो जिस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा उसका रेडियस कितना होगा, mv अपॉन qv। व्हाट इज m, mass of particle, what is v, velocity of particle, q, charge of particle, and v, magnetic field। अब जब रेडियस पता हो गया बच्चों, तो मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यदि हम पूरा टाइम जो है वो टाइम पीरियड के, या आपको डिस्टेंस पूरा रिवॉल्यूशन ले लें, फॉर वन रिवॉल्यूशन की ये बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस हो जाएगी ना, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। भाई टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v इनटू r। मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v इनटू व्हाट इज r, mv अपॉन qv। अभी अपन ने ड्राइंग्स पर रट लो बच्चों, इसको रटना पड़ेगा, पर वो रटता ज्यादा अच्छा है न्यूमेरिकल्स करने से। ये v कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qv। क्या मिल गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। लेकिन देखो यहाँ जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक साथ 2 चार्ज पार्टिकल इंटर करवाए, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कैसा चार्ज है दोनों पर, सेम चार्ज। एक की वेलोसिटी कम है और एक की वेलोसिटी ज्यादा है। जिसकी वेलोसिटी कम है तो उसका रेडियस भी कम होगा, भाई v कम तो r भी कम, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी
उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड सेम रहेगा। मतलब आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल को इंटर करवाया है, एक को कम वेलोसिटी से और एक को ज्यादा से। जो कम वेलोसिटी से रहेगा उसका सर्कुलर पाथ स्मॉल रहेगा, जो ज्यादा वेलोसिटी से इंटर करवाओगे उसका सर्कुलर पाथ ज्यादा रहेगा। लेकिन दोनों का वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम रहेगा वो सेम, क्योंकि टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। दोनों चार्ज पार्टिकल का यदि मास सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जब ये यहाँ पर रहेगा तो ये भी यहाँ पर रहेगा ए डैश, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा भी यहाँ पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश, ये ए, तो ये हो जाएगा ए डैश। जब ये यहाँ आएगा ए तो ये यहाँ पहुंच जाएगा ए डैश, या बी, बी ले लो, बी, यहाँ पर बी, ये भी बी। और जब ए यहाँ पहुंचेगा तो बी यहाँ जाएगा, जब एक कंप्लीट करेगा ये भी कंप्लीट करने और दोनों जो हैं उनके टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम रहेंगे। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। बच्चों रेडियस का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा और टाइम पीरियड का भी। R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। हालांकि ये mv जो है ना वो लीनियर मोमेंटम भी होता है, p मास इनटू वेलोसिटी। तो R का फॉर्मूला mv अपॉन qb और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई m अपॉन qb। तो ये थर्ड केस देखा अपन ने। तो बच्चों जो स्पेशल केसेस अपन ने देखे उसमें केवल फिक्स थे। फर्स्ट देखा था अपन ने जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो पर रेस्ट में, सेकंड में मोशन कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड केस देखा तो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर तो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाकर एंटर कर रहा हो। तो फोर्थ केस अपन देखते हैं, इसमें मोशन कैसा होगा। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों V मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा मैंने शुरू में बनाया था, और उसमें चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर कर रहा है, ऐसा v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाकर। अब इस चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंट फोर्स लगेगा। तो पहले तो आप देखो वेलोसिटी को रिजॉल्व करो तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट में होगा वो v sin थीटा हो जाएगा। अब आप कभी भी आप वेक्टर को रिजॉल्व कर लोगे उसके कंपोनेंट्स में तो फिर वो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर आपने दो पार्ट कर लिए। अब इसमें से जो v cos थीटा है वो है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड है v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फिर लॉरेंट फोर्स नहीं लगता है, जीरो। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो लॉरेंट फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इस कंपोनेंट की वजह से लॉरेंट फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से लॉरेंट फोर्स लगेगा, और कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। कितना लगेगा तो हमको पता है, Q लगेगा, V लगेगा, B लगेगा और sin 90, QVB sin 90। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी वेलोसिटी v नहीं रह गई है, कितनी हो गई है, v sin थीटा हो गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर v की जगह क्या जाएगा, v sin थीटा इनटू ऑफ v, इतना लॉरेंट फोर्स ये लगेगा। और
आपको एक चीज पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट v sin थीटा वाला कंपोनेंट ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए चार्ज पार्टिकल को क्या करवाएगा, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करवाएगा। लेकिन जो v sin थीटा है भले फोर्स नहीं लग रहा है भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन 11th वाला, in the absence of external force, if the body is in rest remains in rest, and if the body is in motion remains continuous motion with constant velocity। तो भैया यहाँ तो चार्ज पार्टिकल इंटर मोशन में है ना, मोशन में है तो मोशन करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, इस कंपोनेंट की वजह से, और सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से, क्योंकि v sin थीटा कैसा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये ऐसा भी करेगा, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व भी करेगा सर्कुलर पाथ पर और आगे फॉरवर्ड भी मूव करेगा, जैसा स्प्रिंग का शेप होता है ना वैसा सर्कुलर पाथ पे भी रिवॉल्व करेगा और फॉरवर्ड भी जाएगा। सर्कुलर पाथ पर कौन रिवॉल्व करवाएगा, v sin थीटा, और आगे कौन ले जाएगा, v cos थीटा। मतलब इस बात को बोलते हैं हेलिकल। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर इंटर करेगा तो उसका जो पाथ है, पाथ वो कैसा होगा, हेलिकल होगा। इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, t कितना होगा, t। तो अभी अपन ने ड्राइव किया था यहाँ पर 2 पाई इंटू m अपॉन क्यूबी, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, क्योंकि टाइम पीरियड जो था वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। और ये वन रिवॉल्यूशन में यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसा वन रिवॉल्यूशन में घूमता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, इसको बोलते हैं पिच, इसको बोलते हैं पिच। तो यदि मैं आपसे बोलूं पिच, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ magnetic field in one revolution, distance traveled by charge particle in one distance traveled by charge particle along the direction of magnetic field in one revolution। ये पिच हो रहा है, मतलब पिच मतलब डिस्टेंस कितने टाइम में, वन टाइम पीरियड। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस ले रहे हो आप, इक्वल टू पिच। तो टी स्पीड कितनी लोगे, मैं इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसके लिए कौन सी स्पीड रिस्पांस में दोगी, v cos थीटा। इसमें स्पीड कितनी रहेगी, v cos थीटा। कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t।
P कितना होता है 2 by n अपॉन QB। ये होगी बच्चों पिच की वैल्यू। ये पूछे जाते हैं सब क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो कैसा मोशन होगा उसका, सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर इंटर कर रहा है तो कैसा मोशन होगा, हेलिकल होगा।